Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the यूनिट 7 ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक क्रैश कोर्स, जिसमें हम जो है वन सैम्पल टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलें जी, जैसे हर लेक्चर तकरीबन जब से टेस्ट स्टेटिस्टिक्स या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यही एक स्लाइड रिपीट हो रहा है कि स्टेटिस्टिक के दो टाइप्स हैं और फिर फर्दर इन्फ्रेंशियल में हम दो टाइप करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है एस्टिमेशन, फिर एस्टिमेशन में दो टाइप्स हैं, पॉइंट और इंटरवल। तो वो तो हमने कर लिया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने जी टेस्ट का कर लिया था। नाउ कमिंग टू द टी टेस्ट। तो देखें, हर जगह जब जी टेस्ट में हम ये करते हैं कि सबसे पहले स्टेट करते हैं अपने नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो पी वैल्यू में हमने चूज़ किया होता है, और फिर इस जैसे पी वैल्यू मेथड में हम चूज़ कर लेते हैं पहले से, और उसके साथ पी वैल्यू को कंपेयर करके हम डिसीजन लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होता है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, और वो टेस्ट का जो भी फार्मूला हो उसके हिसाब से हम फिर कैलकुलेशंस करते हैं, और इसके हिसाब से फिर या तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो होता है उसके बेस पे डिसीजन करते हैं, या फिर पी वैल्यू के मेथड के हिसाब से हम जब है अपने टेस्ट की पी वैल्यू को अल्फ़ा की वैल्यू के साथ कंपेयर करके डिसाइड करके कंक्लूजन निकालते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि जहाँ हम ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, और फिर आते हैं टी टेस्ट की तरफ। तो जी टेस्ट हमारे पास जो है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो आपको फार्मूला में भी नज़र आ रही होगी कि आपके पास पॉपुलेशन मीन का होना ज़रूरी है, दूसरा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का, और तीसरा ये है कि सैम्पल मीन होना चाहिए और सैम्पल साइज़ होना चाहिए। ये सब मालूम हो तो हमारे पास जी टेस्ट अप्लाई होता है। एक और भी बात यह है कि हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि जी टेस्ट में जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है वो नॉन होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं इस बात को। और इन प्रैक्टिस हमारे पास जो है वो हालांकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन होती है। ज़्यादा लार्जर सैम्पल साइज़ की वजह से हम ये अजम्पशंस बनाते हैं ताकि हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन को अप्रॉक्सीमेट कर लें टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ सिग्मा। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास सिग्मा या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो और हमारे पास सैम्पल साइज़ भी जो है वो 30 से कम हो, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे केस में तो हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन को क्लोजली अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? ऐसी सूरत में सर विलियम एस गॉसेट ने इसको सॉल्व किया है बाय टी डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़? टी डिस्ट्रीब्यूशन वो टेस्ट है स्टेटिस्टिक्स में जब हम इसको अप्लाई करते हैं, वो जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा अननोन हो और हमारे सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से कम हो, तो हम फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ जी टेस्ट या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तकरीबन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब करीब ही है कॉन्सेप्ट में, और इसमें भी हमारे पास बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल एक कर्व बनती है अराउंड द मीन। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारे पास मीन, मीडियन और मोड जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और बिल्कुल हमारे पास कर्व के सेंटर में मौजूद होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में होती है। और इसमें भी हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट इसमें इंटीग्रेट है, वही वाला। अब डिफरेंट क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन में? डिफरेंट ये है कि हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि हमारे पास मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के बराबर होता है। इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ कर्व्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ रिलेटेड टू सैम्पल साइज। इसमें हम एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, और ये रिलेट करता है सैम्पल साइज से। जितना हमारे पास सैम्पल साइज इंक्रीज होगा तो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की तरफ अप्रोच करेगा,
मतलब ये है कि जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज होता है, 30 के करीब जाता है या 30 से बढ़ता है, तो वो कन्वर्ट होता जाता है इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज़? हमारे पास जैसे जी टेस्ट का अपना एक टेबल होता था, इस तरह टी टेस्ट का भी अपना एक टेबल है। और इस टी टेस्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे हमारे पास एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो हर स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अंडर द कर्व एक स्पेसिफिक वैल्यू अवेलेबल होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये रिसर्चर को ये बताती है कि विच स्पेसिफिक कर्व टू यूज व्हेन अ टी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कर्व्स। सो जितना हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे सैम्पल साइज बढ़ता है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जी की रिजेम्बलेंस देता है या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसी तरीके से चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सैम्पल साइज से रिलेट करता है, तो जितना हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा इतना हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन जी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप की तरफ जाएगा, और ये कर्व जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो हमारे पास इस केस में फिर जो हम सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये इसकी डेफिनेशन आप समझ लें कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल साइज एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेटेड बाय द स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर, कि हमारे पास सैम्पल साइज क्या है और हम कितने वेरिएबल को एट अ टाइम स्टडी करना चाहते हैं। तो जब हम उस सैम्पल साइज से हम वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स को माइनस कर लें तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और इसको हम इन सिंपल वर्ड n-k या n-1 भी कहते हैं। सो इन जनरल रूल जब हमारे पास एक वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 1 विद द एस्टिमेशन ऑफ ईच एडिशनल पैरामीटर। मतलब यह है कि अगर हम एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो हम सैम्पल साइज से 1 माइनस करेंगे, अगर दो वेरिएबल को स्टडी करना चाहते हैं तो सैम्पल साइज से 2 माइनस करेंगे, अगर 3 स्टडी करना एट अ टाइम स्टडी करें तो हमारे पास जो है वो n-3 होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टी टेस्ट फॉर 1 सैम्पल एस्टिमेशन इज डन फॉर ओनली 1 पैरामीटर, क्योंकि इसमें एक सैम्पल है और एक ही पैरामीटर के लिए एस्टिमेशन होती है। सो इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और फिर हमारे पास पैरामीटर्स ऐड होते हैं तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने होंगे उतना हम उससे n से माइनस करेंगे और वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा। तो आते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को समझ लेते हैं कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ये आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं वो दिख रही हैं और ये उसका पूरा टेबल है। इसमें ये बात याद रखें कि जिस तरह जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 1 टेल और 2 टेल प्लस और माइनस से शो होता था, इसमें भी प्लस एंड माइनस से शो होगा, लेकिन इसमें टेबल में जब हम टी कैलकुलेटेड हम मालूम करते हैं तो फिर इसमें हम देखते हैं कि भाई अल्फ़ा हमारे पास 1 टेल है या अल्फ़ा हमारे पास 2 टेल है। तो अगर हमारे पास 1 टेल हो तो ये वाली वैल्यूज़ जो है इसको फॉलो करते हुए इन लाइंस में फिर हम अपने वैल्यूज़ को डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जज करते हुए जो है वो नोट करेंगे। और अगर तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 2 साइडेड है तो ये वाली वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ जो इन दो लाइंस के बीच आ रही है। और फिर हमारे पास ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के नंबर हैं इनको देखते हुए हम जो है इसके सामने अपने नंबर को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है और मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हुए 2 टेल हाइपोथेसिस में 0.05 की वैल्यू देखता हूं तो वो मेरे पास है 2.23, और ये मेरे पास वो क्रिटिकल वैल्यू है जिसके बेस पे मैंने अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक को डिसाइड करना है कि मैंने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फेल टू रिजेक्ट करना है। सो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें फार्मूला में चेंज क्या आया आप देखें कि इसमें वही x बार है, इसमें वही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसमें वही सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है और इसमें वही हमारे पास n
अंडर द रूट है। सो चलिए जी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, और एग्जांपल हमें ये कहता है कि एक ऑफिसर है और वो क्लेम करता है कि एवरेज फाइन जो है वो हम जो कंपनी से लेते हैं वो $350 ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जबकि उसके अगेंस्ट एक कंपनी ऑनर ये क्लेम करती है कि नहीं ये इससे कहीं ज़्यादा है। और जब वो सैम्पल सेलेक्ट कर लेती है 12 कंपनीज़ का, और तो उनको मालूम होता है कि ये जो फ़ाइन है ये $358 से ज़्यादा है, और उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 16 का होता है। तो हम ये क्लेम अब टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग द अल्फ़ा वैल्यू ऑफ 0.05। तो हम सबसे पहले स्टेप्स की तरफ आते हैं, और स्टेप 1 हमारे पास है कि एच नॉट पॉपुलेशन मीन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 350 है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, मीन जो है दैट इज़ मोर देन 350। स्टेप 2 में हम अपने अल्फ़ा को स्टेट करते हैं, एग्जाम्पल में दिया था तो हमने यहाँ लिख लिया। और स्टेप 3 में हम अपने टी टेस्ट का फार्मूला लिख लेंगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। जब हमने वैल्यू ऐड कर ली तो आप देखें कि हमारे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 1.732 आ गई। तो ये तो हो गई टी कैलकुलेटेड की वैल्यू। अब क्रिटिकल रीजन हमने डिफाइन करना है, और क्रिटिकल रीजन में आपको पता है कि हम कहते थे कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे अगर हमारे पास टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड आया। ठीक है, चूंकि वहाँ पे हाइपोथेसिस वन साइड है, तो यहाँ पे भी हम जो है इस तरीके का एक स्टेटमेंट देंगे, ग्रेटर देन और या लेस देन और इक्वल टू की वाली बात करेंगे, नॉट इक्वल टू या डिफरेंट वाली बात जो टू साइडेड हाइपोथेसिस में करते हैं वो हम नहीं करेंगे। तो जब हम टी टेबल में वैल्यू देखते हैं तो देखें हमारे पास अल्फ़ा 0.05 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 के बराबर है। तो 12 का सैम्पल साइज इससे 1 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पैरामीटर को हम मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 आएगा। तो चलें देखते हैं टेबल में हमारे पास टी टेबुलेटेड की वैल्यू क्या आती है। इसमें देखें चूंकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 11 का आ रहा था, और हमारे पास जो है वो वन साइडेड में हमारे पास 0.05 का अल्फ़ा लेवल था। तो हम इस कॉलम में हम बुनियादी तौर पे अपने वैल्यू को सर्च करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए, तो चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 था तो हमने इधर देखा ये 1.80 आया, तो टी कैलकुलेटेड हमारे पास 1.80 आया। जी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने दोनों लिख लिए, टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड। तो हमारे पास जो है अब क्या है, हमने एक क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लिया जो हमारे पास टी कैलकुलेटेड आया था। जब टी टेबुलेटेड हमने देख लिया, और हमने कहा था कि हम तब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड आया। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन आया, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड की है और ये टी टेबुलेटेड की है। तो अब पिछले वाले उसको देखें कि हमने कहा था कि टी कैलकुलेटेड इफ़ लेस देन टी टेबुलेटेड, तो चूंकि हमारे पास टी कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन टी टेबुलेटेड आई है, तो हम यहाँ पे एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। हम डू नॉट रिजेक्ट नहीं, हम डू रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये टाइपो एरर है, तो हम रिजेक्ट एच नॉट करेंगे। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था जिसमें कहा था कि मीन जो है 350 से ज़्यादा है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम टी टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में कवर करेंगे। अगर कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।